सभी दोस्तों को SD सिंह का सादर नमस्कार। पार्ट 1 में जैसा कि आपको पता है कि ठोस अवस्था का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड किया जा चुका है और उसमें आपने ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बता दें आपको कि रिवीजन नोट्स आप पढ़ रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और गारंटी के साथ 100% क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे ज़रूर। तो ठोस अवस्था में पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा? वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में पॉइंट्स आपको बताए गए थे कि आप 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, जिसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है और ये विषमदैशिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अक्रिस्टलीय ठोस, उसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है और वो समदैशिक होते हैं। इसके बाद में आपने देखा था ठोसों का वर्गीकरण। जब ठोसों का वर्गीकरण किया गया तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ा था आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट सहसंयोजी ठोस जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आणविक ठोस था उसके 3 पार्ट थे, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसके बाद में आपने सीखा था क्रिस्टल जालक। उसके बाद में एकक कोष्ठिका के बारे में डिस्कशन किया गया था, यूनिट सेल के बारे में, और यूनिट सेल के 6 पैरामीटर आपको बताए गए थे। ABC जो अक्षीय लंबाई, एक्सियल लेंथ को डिनोट करती थी, और अल्फा बीटा गामा जो कि एक्सियल एंगल को डिनोट करते थे। उसके बाद में आपने एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़े थे। एकक कोष्ठिका 4 प्रकार के थे, मीन्स जिसमें सिंपल क्यूबिक, और दूसरा आपने देखा था BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और उसके बाद में फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद में क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो 7 टाइप्स के होते हैं, जिसकी ट्रिक आपको बताई जा चुकी है। और उसमें आपने एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ में रिलेशन भी सीख लिया था। आज आप देखेंगे ब्रेविस जालक क्या होता है। तो जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको 14 टाइप से अरेंज किया जा सकता है, और जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको नाम दिया जाता है ब्रेविस जालक। तो इसके बारे में अध्ययन किया था किसने? फ्रेंच गणितज्ञ, है ना, मैथमेटिशियन थे फ्रेंच के, और जिनका नाम है ब्रेविस। ईयर दिया गया है 1848 में इन्होंने बताया। 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों से संबंधित त्रिविम जालकों की संख्या 14 हो सकती है। इन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और ये जो कोर होते हैं जिसको किनारे की लंबाई बोलते हैं, है ना, यहाँ पर ये होते हैं 12, ध्यान रखेंगे आप। और इसमें फलक होते हैं फेस 6, सेंटर तो एक ही है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है किसी भी एकक कोष्ठिका में 8 कोने, 6 फलक और 12 कोर मतलब भुजाएं तथा 1 केंद्र होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल में षटकोणीय एकक कोष्ठिका को छोड़ करके इसमें 12 कोने होते हैं, 2 फलक होते हैं और 3 केंद्र होते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर सिखाया गया है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमने फार्मूला लिख दिया है, इससे आपको आसानी हो जाएगी कैसे आप फाइंड करेंगे किसी एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण प्रेजेंट हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या Z बराबर, ये फार्मूला क्या है? C कॉर्नर, कोने पर 1/8 योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर 1/8 होता है पार्टिकल्स का, और फेस पर, फलक पर 1/2 होता है। E एज जिसको कोर बोलते हैं, कोर पर कितना होता है? भुजाओं पर 1/4 होता है, और इनसाइड केंद्र पर एक ही होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर
मेंशन भी किया गया है। सी कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फेस है, ई एज है और इनसाइड सेंटर केंद्र एक ही है यहाँ पर। लेकिन अभी हमने बताया था हेक्सागोनल यूनिट सेल में कणों की संख्या, घटक कणों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर फार्मूला है कॉर्नर पर 1/, कंट्रीब्यूशन होगा, फेस पर 1/2 होगा और इनसाइड केंद्र पर यहाँ पर 3, ध्यान रखेंगे इसमें 3 केंद्र होंगे षटकोणीय कोष्टिका में। तो आपको एकक कोष्टिका 4 टाइप की बताई गई थी, उस पर आप ध्यान देंगे, जिसमें यहाँ पर पहला मेंशन किया गया है सरल या आध एकक कोष्टिका, और इंग्लिश में आप इस पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दे दिया जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि सिंपल क्यूबिक में सभी पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं, यहाँ पर कॉर्नर होते हैं 8 और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन योगदान कितना होता है 1/8 का, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। मीन्स सरल या आध एकक कोष्टिका में घटक कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या 1 होती है। ध्यान रखेंगे, मल्टीपल चॉइस में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसीलिए ज़्यादा फोर्स करके बताया जा रहा है इस पर आपको। अंतः या काय केंद्रित, जिसमें इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, बीसीसी में आपको क्या बताया गया था कि सभी कोनों पर पार्टिकल होते हैं और एक केंद्र पर होता है। तो कोने 8 हैं और योगदान 1/8 होगा और प्लस सेंटर एक ही है जिस पर 100% कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ से 1 + 1 = 2। बीसीसी में परमाणुओं की कुल संख्या 8 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एफसीसी में क्या होगा, एफसीसी में तो फेस सेंटर्ड में आपको बताया गया कि 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक पर कोने 8 हो गए, तो कॉर्नर 8 और उस पर योगदान मल्टीप्लाई बाई 1/8 प्लस 6 फलक हैं और फलक पर योगदान 1/2 होगा। तो यहाँ से 1, यहाँ से 3, टोटल कितना हो जाएगा 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कणों की संख्या Z का वैल्यू 4 होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, और नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर चौथा है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जिसको नाम दिया गया ECC, शॉर्ट में आप जरूर ध्यान रखेंगे। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो कॉर्नर 8 होंगे और उन पर योगदान 1/8 होगा, लेकिन इसमें केवल 2 ही फलक पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 फलक हैं और योगदान उन पर 1/2 होगा, तो 1 + 1 = 2। मीन्स BCC और ECC में Z का वैल्यू 2 आता है, सिंपल क्यूबिक में 1, FCC में 4, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पर टॉपिक है संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। इसको संकुलन प्रभाज भी बोला जाता है। संकुलन क्षमता को परसेंटेज में लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में ना लिखा गया हो तो उसको संकुलन प्रभाज बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, मीन्स कितना फिलिंग हो रहा है, किसी इकाई सेल में पार्टिकल्स की कितनी फिलिंग होगी, वो यहाँ पर संकुलन क्षमता में आप सीखेंगे। किसी इकाई सेल के कुल आयतन का उसमें उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता कहलाता है। किसी भी यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया गया, उसी को बोलते हैं संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स एज्यूम्स टू बी स्फेरिकल। पार्टिकल्स को क्या माना गया है यहाँ पर, स्फेरिकल, गोलाकार। तो इसके लिए फार्मूला है, कैसे पैकिंग एफिशिएंसी आप फाइंड करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए फार्मूला है प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, मतलब Z, जिसका आप ज्ञात करते हैं उसका Z पता होना चाहिए उस यूनिट सेल का, और प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, और अपान में यहाँ पर एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। एकक कोष्ठिका यूनिट सेल, और यूनिट सेल यहाँ पर क्यूब होती हैं, और क्यूब मतलब घन, और घन की सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। और जो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हैं, जिसको A माना गया है, तो A क्यूब हो जाएगा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, और परसेंटेज इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100।
जेड का वैल्यू पता हो, यहाँ पर स्फेयर का वॉल्यूम और यूनिट सेल का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि आर क्या है, आर है गोले की त्रिज्या और ए क्या है, कोर या भुजा की लंबाई। तो इन पर लास्ट में अभी संकुलन क्षमता ज्ञात किया जाएगा, लेकिन उसके पहले यूनिट सेल में आपको आर और ए में रिलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले रेडियस आर और कोर लेंथ ए में रिलेशन सीखेंगे यूनिट सेल्स में। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक कोष्ठिका की जो कोर लंबाई है वो ए है और परमाणु त्रिज्या आर है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये फार्मूले, इन पर जो रिलेशन आएगा सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में, एफसीसी में रिलेशन ध्यान रखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उन पर आसानी रहेगी आपको, तो आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि जानकारी है कि सरल एकक कोष्ठिका में, सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एक एज ले ली है जिसके कॉर्नर पर दो पार्टिकल्स को हमने इंडिकेट किया और पार्टिकल्स को एज्यूम किया गया है स्फेरिकल। तो यहाँ पर ये जो कोर लंबाई है वो ए है और इस पार्टिकल की जो रेडियस है वो आर है, इस पार्टिकल की रेडियस वो भी आर है। तो ए और आर में क्या रिलेशन आएगा, ए इक्वल टू आर प्लस आर मीन्स ए इक्वल टू 2r। देख लीजिए यहाँ पर माना गया है प्रत्येक गोले, और गोले आवेवी कण को क्या माना गया है, गोले माना गया है, स्फेरिकल माना गया है। प्रत्येक गोले की त्रिज्या r है तथा एक कोष्ठिका की कोर या भुजा की लंबाई a है। तो चित्र से आपको क्या मिल रहा है, a इक्वल टू आर प्लस आर मीन्स a इक्वल टू 2r। तो r इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं, a अपॉन 2, 2 यहाँ पर बटे में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, r इक्वल टू a अपॉन 2 सिंपल क्यूबिक के लिए। इसके बाद में अंतः या उसी को बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में, बीसीसी में, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है और इसमें आपको ये जानकारी है कि सभी पार्टिकल्स जो होते हैं कॉर्नर पर होते हैं और एक पार्टिकल कहाँ पर होता है, इनसाइड सेंटर पर होता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर से आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है वो इस कॉर्नर पर है और ये पार्टिकल इसके पीछे वाली कॉर्नर पर और ये सेंटर पर है, तो आर और ए में कैसा रिलेशन सीखेंगे, इस पार्टिकल की रेडियस आर है और इसकी रेडियस आर प्लस आर यानी कि इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा और इसका रेडियस आर मीन्स ये वाली जो डायगोनल यहाँ से बन रही है वो हो जाएगी 4r के इक्वल। तो रिलेशन यहाँ पर हम ट्रायंगल में देखेंगे त्रिभुज में ए बी और सी में, लेकिन हमको ये वाली जो लाइन है बी और सी भी नहीं क्लियर है कि यह कितना होगा। तो इसके लिए आपको जानकारी में होना चाहिए कि जब प्रत्येक कोर की भुजा ए है लंबाई और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इस त्रिभुज को आप पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं और बी सी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो जो बी और सी आएगा वो क्या होगा, a√2 होगा, जैसा कि हम आपको दूसरे पेज पर दिखा रहे हैं। इससे शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। बी डी और सी में, यहाँ पर बी और डी जो भुजा है वो ए है, सी और डी जो भुजा है वो भी ए है। तो ऐसा आप त्रिभुज बी सी और डी में देखेंगे या सी बी डी में देखेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो आपको बी सी स्क्वायर फाइंड करना है, बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, सी डी स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका आप वर्ग करेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ए बाहर आ जाएगा, a√2। तो बी सी आपको कितना मिल जाएगा, ये वाली रेडियस, ये वाली लेंथ बी और सी, ये हो जाएगा आपका a√2 हो जाएगा, ठीक है ना, a√2। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पर a√2 बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब आप देख लेंगे क्योंकि बॉडी सेंटर से हमको फाइंड करना है, तो ये सेंटर पर ये मिल रहा है हमको और ये यहाँ त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ए बी स्क्वायर है
वो अभी आप देख लेंगे ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कितना है ए, और बी सी स्क्वायर ए रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वर्ग करने पर तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए रूट 2, ए रूट 2 रूट टू हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3a स्क्वायर। और ए बी जो है ए बी ये कितना है ए बी भुजा, ये हो जाएगी यहाँ से 4r, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से। तो 4r इक्वल टू हो जाएगा √3a स्क्वायर। 4r इक्वल टू a √3 मीन्स r इक्वल टू a √3/4। ये आप ध्यान रखेंगे BCC में रेडियस r और एज लेंथ a में क्या रिलेशन आता है, r इक्वल टू a √3/4। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, FCC के बारे में सीखते हैं। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में रेडियस r और एज लेंथ a में क्या रिलेशन आएगा। आपको जानकारी है कि FCC में पार्टिकल्स सभी कॉर्नर पर होते हैं और सभी फेस पर होते हैं। तो यहाँ पर एक फेस पर फाइंड किया गया है, ये नीचे वाला फेस सिलेक्ट किया गया है, तो कॉर्नर पर ये पार्टिकल शो किया गया है, ये कॉर्नर शो किया गया है, और ये वाला बीच वाला पार्टिकल उस पर्टिकुलर फेस पर है, नीचे वाले तल पर है। तो आपको बता दें ए बी भुजा ए है, बी सी भुजा ए है, और ये कितना हो जाएगा वो अभी हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन पार्टिकल का जो रेडियस है वो r है, इसका r प्लस r 2r हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा तो, और इसका रेडियस r है। मीन्स पाइथागोरस प्रमेय से अभी देखेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर ए सी स्क्वायर वाली जो भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर है भैया यहाँ पर 4, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर है ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो 4r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 4r इक्वल टू अंडर रूट ए मीन्स ए 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। r इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, क्योंकि a बाहर आ जाएगा a √2/4। और यहाँ पर आपको बता दें कि मल्टीपल चॉइस में इसको आगे सॉल्व करके भी पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है यहाँ से। तो अगर इसमें रेडियस का जो फार्मूला यहाँ पर आया है √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो √2 और √2 ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 √2 नीचे बचेगा, 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा यहाँ से, a/2√2 ये रेडियस का फार्मूला आ जाएगा FCC में। इतना आप ध्यान रखेंगे, इन पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और मल्टीपल चॉइस में भी ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको रेडियस r और एज लेंथ a में रिलेशन आता है सिंपल क्यूबिक में, BCC में और FCC में, तो आप पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी को सॉल्व करना सिखाया जाएगा, और इनका आप रिवीजन बेहतर ढंग से ज़रूर करते रहिए। और रेडियस r और ये एज लेंथ a इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको करा दिए जाएंगे, एक वीडियो में अवेलेबल करा देंगे। आपके पास 4 चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में हैं। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से न्यूमेरिकल आएंगे। तो इन 4 चैप्टर के आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी थ्योरी भी तैयार कर लीजिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कन्वर्जन रिएक्शन भी पढ़ लेना है आपको, और नेमिंग रिएक्शन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। हम आपको कन्वर्जन रिएक्शन भी प्रोवाइड करा देंगे, और डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो आपको मिल जाएगी, ढूंढना, बहुत सारी वीडियो दी गई हैं। तो उसमें नामकरण अभिक्रियाएँ, नेमिंग रिएक्शन दी गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, पेपर में आपको मिलेंगे ज़रूर। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।